हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम करंट अफेयर्स का वीडियो देखेंगे, अभी पिछले एक दो दिन वीडियो नहीं बन पाया था बिकॉज ऑफ सम वर्क। आप सबको पता है पार्लियामेंट सेशन में है, जब पार्लियामेंट सेशन में रहती है तो थोड़ा सा काम हमारा बढ़ जाता है। सो फॉर दैट रीज़न आई वाज नॉट एबल टू मेक द वीडियो, बट एनीवेज वी विल बी कंटिन्यूइंग द सीरीज नाउ। एंड आज हम जो लेक्चर देखेंगे वो पॉलिटी से रिलेटेड है। पॉलिटी का लेक्चर 1 इसको आप मान के चलिए। थोड़ा थोड़ा अभी जैसे क्या है, लगातार 3 लेक्चर हो गए थे इंटरनेशनल रिलेशंस के, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने को कोशिश करनी। 2 लेक्चर हो गए थे सॉरी, तो कोशिश मैंने की कि थोड़ा सा बीच में चेंज भी करूँ, आप लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए, बोर नहीं फील होना चाहिए। तो वी विल बी मिक्सिंग इट अप अ लिटिल बिट, बट मज़ा आएगा, ऐसा इसकी टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पॉलिटी में देखेंगे जो सबसे अधिक न्यूज़ में रहा है, थोड़ा हम ये भी टारगेट करें। तो पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस साल के सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और न्यूज़ में भी काफ़ी रहा है, देख लेते हैं। सबसे पहली बात, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अगर हम बात करें किस तरीके की बॉडी है, जो कि क्वेश्चन अमूमन यूपीएससी पूछ लेता है। अगर पॉलिटी में उसने करंट से पूछा तो उनमें से ये क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो कहना चाहिए सेटअप है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एंड इट इज़ अ एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है और ये सेटअप हुई थी 1986 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1986 में ये सेटअप हुई थी अंडर द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है? क्योंकि ये एक्ट के थ्रू बनी है, और एक्ट कौन सा है? नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए। तो यहाँ से ऊपर जो ये 2-3 स्टेटमेंट मैंने आपको बताया ना, ये कहीं ना कहीं आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में से आ सकते हैं। दीज कैन बी द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। एंड इसके अलावा द नेशनल पॉलिसी ऑन ड्रग्स, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब थोड़ा स्टैटिक भी इसी में हम जोड़ देते हैं कि जो ड्रग्स रिलेटेड आर्टिकल है वो आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि क्या कहता है? इट डायरेक्ट्स द स्टेट्स टू एंडेवर टू ब्रिंग about prohibition of the consumption except for the medicinal purpose of intoxicating drugs injurious to health। मतलब कि अगर मेडिसिनल पर्पस को छोड़ दिया जाए तो एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस these drugs which are intoxicating in nature they should be prohibited। this is what article 47 says। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि आर्टिकल 47 क्या बोलता है तो मैं आपको स्टैटिक दिखा सकता हूँ। तो ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये आर्टिकल 47 मैंने खोल दिया। देखो, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सबसे पहली बात तो इसमें आर्टिकल 47 में ही मेंशन है कि जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो दोनों बढ़ाना है, ठीक है ना। पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना है। तो अगर आपसे कोई यूपीएससी पूछे कि पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने का आर्टिकल कौन सा है, देखो स्टैटिक ऐसे ही अपन तैयार करेंगे। अपन स्टैटिक तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन मैं करंट में जितना भी पॉसिबल है स्टैटिक वो आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये सारे टिटबिट्स आप नोट भी, जैसे मैंने आपको लास्ट लाइव सेशन में बताया था कैसे आप नोट कर लें, वैसे ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में मेंशन किए हैं। बट कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया था कि 20, 25, 30 पन्ने आप अलग से मेरे लिए निकाल लेना जो सेशंस है। इन नोट्स के अलावा कुछ अगर मैं बताता हूँ तो आप उसको उसमें जॉट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 47 में ही न्यूट्रिशन का है, आर्टिकल 47 में हेल्थ के रिगार्डिंग है, एंड आर्टिकल 47 में देखो ये लिखा हुआ है, द स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये आर्टिकल 47 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं एनडीपीएस एक्ट 1985 की, जिस एक्ट के अंतर्गत एक्चुअली में ये एनसीबी बनाया गया था। तो एक्चुअली ये जो एक्ट है इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रॉपर्टी पेनल्टी फॉर प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ इलीगल ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स। तो नारकोटिक ड्रग्स का ट्रैफिकिंग करके अगर आप मतलब प्रॉपर्टी डिराइव कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट जो भी पेनल्टी है या जो भी उसके अगेंस्ट कार्रवाई है वो 1985 एक्ट के अंतर्गत की जाती है, ठीक है ना। याद रखिएगा, इट मेक्स अ प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेंट्रल अथॉरिटी, जो हम एनसीबी जिसको हम जानते हैं। तो एनसीबी के लिए इन्हें कहा था कि एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई जाएगी,
ठीक है ना। अब याद रखेगा इसमें जो आपका एनडीपीएस एक्ट है, एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज कॉग्निजेबल। तो याद रखेगा जो ऑफेंस होते हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं, विच मींस दे आर सीरियस इनफ फॉर द पुलिस टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट। तो याद रखिएगा हाँ, बिना वारंट के पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। दूसरा, ये आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस के कैटेगरी में आता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के कैटेगरी में आता है, दे आर सीरियस इनफ एंड दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। देन सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट shows a long list of prohibited activities which amount to illicit traffic। मतलब सेक्शन 2 जो है एनडीपीएस एक्ट का, वो बताता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है और किन एक्टिविटीज में इलिसिट ट्रैफिक उसको माना जाएगा। मतलब किस एक्टिविटी में माना जाएगा कि आपने उसका मतलब कि इलीगली उसको रखा है या इलीगली आपने उसको मैन्युफैक्चर किया है या उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब इसमें क्वांटिटी होती है एक्चुअली। एनडीपीएस एक्ट के जब आप बंदियों से मिलेंगे, जब आप देखेंगे तो उनके पास एक क्वांटिटी से ज़्यादा अमाउंट में ड्रग्स वो मिल जाता है। मतलब कि अगर किसी ने मैन्युफैक्चरिंग की है, पोजेशन किया है, सेल किया है, परचेज किया है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कंसीलमेंट, यूज और कंजम्पशन, इंपोर्ट इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट इंटरस्टेट, इंपोर्ट टू इंडिया, एक्सपोर्ट टू इंडिया, इन सारी कैटेगरीज को उसमें प्रोहिबिटेड रखा गया है। मतलब कि एक अमाउंट से ज़्यादा जैसे ये होता है तो ये प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। एंड दिस एक्ट डिक्लेयर्स दैट Center government shall take all measures as it deems necessary or expedient for the purpose of preventing and combating the use of narcotic drugs। तो इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि भैया आपको जो स्टेप लगते हैं ड्रग्स के यूज को रोकने के लिए आप वो स्टेप्स करिए, लेकिन आप उसको बंद करिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसके बारे में मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, या आप याद रखेगा। एंड ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आगे देखो एनसीबी का अगर हम रोल देखें तो एनसीबी का रोल है, मैंने जैसा कि बताया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 47 के अंतर्गत आप बोल सकते हैं एनसीबी का रोल है। इसके अलावा एक और सेक्शन था जो इसका न्यूज़ में था, मैं वो भी आपको बता दूं, सेक्शन 27 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट। सेक्शन 27 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट वाज आल्सो इन न्यूज़। अब यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था कि सेक्शन 27 जो है वो इनऑपरेबल टाइप का एक सेक्शन है एनडीपीएस एक्ट का। कैसे इनऑपरेबल है मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पे देखो लिखा है, एनडीपीएस हैड unintentionally rendered a key provision of the act, that is section 27A as inoperable। अब क्यों इनऑपरेबल है? क्योंकि सेक्शन 27 कहता है पनिशमेंट फॉर दोज फाइनेंसिंग द इलिसिट ट्रैफिकिंग, है ना। सेक्शन 27 कहता है पनिशमेंट फॉर दोज हु आर फाइनेंसिंग द इलिसिट ट्रैफिकिंग, है ना। एंड दिस सेक्शन हैज बीन कंसिस्टेंटली इवोक्ड सिंस अ ईयर आफ्टर द एलिज्ड सुसाइड ऑफ अ बॉलीवुड एक्टर। ऑब्वियसली बात है, बॉलीवुड एक्टर के केस में एनसीबी न्यूज में आया था, हम सब जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की बात चल रही है ना। उसके बाद से ये जो सेक्शन है बार बार न्यूज में आता रहा है ना। एनडीपीएस एक्ट 1985 जो है, तो जैसा कि आप लोग मेरे यहाँ ऊपर देख पा रहे होंगे, देखो क्या है कि सेक्शन 27 जो है वो कहता है कि ये जितने भी ऑफेंसेस हैं विच आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 8A सब क्लॉजेज 4 दे आर पनिशेबल थ्रू सेक्शन 27A, ठीक है ना। अब सेक्शन 2 सब सेक्शन 8A सब क्लॉज 4 के जितने भी ऑफेंसेस हैं दे आर पनिशेबल बाय सेक्शन पनिशेबल थ्रू सेक्शन 27A, ठीक है ना। लेकिन जो 2014 में अमेंडमेंट हुआ था, एक्चुअली एक अमेंडमेंट हुआ था 2014 में, जिसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 8A सब क्लॉज 4 जो है उसको रिमूव कर दिया गया है। सो एक्चुअली में जब वो कैटलॉग ही नहीं है, यानी कि जब वो ऑफेंसेस ही एग्जिस्ट नहीं करते अब एक्ट में, तो उनके फिर 27A जो है इनऑपरेबल हो गया। तो यही चीज त्रिपुरा हाईकोर्ट का कहना था कि भैया अगर आपने सेक्शन 2 सब सेक्शन 8A सब क्लॉज 4 हटा दिया है तो फिर सेक्शन 27A के अंतर्गत वो पनिशमेंट कौन सी मिल रही है, किसके लिए पनिशमेंट दी जा रही है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पे उन्होंने किया था। और ये 2014 में कोई अमेंडमेंट का भी लिखा है, की अमेंडमेंट वाज मेड टू एनडीपीएस एक्ट टू अलाउ फॉर बेटर मेडिकल एक्सेस टू नार्कोटिक्स ड्रग्स। हो क्या रहा था, देखो कि लोगों को पेन किलर भी नहीं मिल पा रहे थे, पेन किलर भी नहीं मिल पा रहे थे इन द सेंस कि क्या होता है, नार्कोटिक्स के अंदर ड्रग्स आते हैं, कई ड्रग्स को बनाने के लिए जैसे आपको ओपियम का भी यूज करना पड़ता है ना, कई ड्रग्स को बनाने के लिए। तो अब अफीम का यूज कर रहे हैं सपोज करो, या कोई ड्रग्स बनानी है, अगर आपको दवाई बनानी है, अब वो मेडिसिनल पर्पस के लिए हो सकती है, बट सिंस इट इज बैंड अंडर एनडीपीएस तो लोगों को नहीं मिल पा रही थी। तो 2014 में की अमेंडमेंट किया गया था, एंड उसमें जैसे कुछ मॉर्फिन या ओपियोइड जिसमें ओपियम का यूज होता है, मॉर्फिन हो गया,
जो पेन किलर्स के जैसे काम करते हैं, एनाल्जेसिक्स जिनको बोलते हैं, पेन किलर की तरह से काम करते हैं, तो वो उनको एक्सेस को बढ़ाने के लिए बेसिकली किया गया था। उसी के अंदर ये सेक्शन जो 2 है, सबसेक्शन 8A सब क्लॉज 4 जिसको हटाया गया था। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एंड त्रिपुरा हाई कोर्ट क्या कहना चाहता था आपको वो समझ में आ गया होगा। सो दिस 27A इज इनऑपरेबल एज पर द त्रिपुरा हाई कोर्ट। मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सेक्शन 27A मैंने आपको बता दिया कि क्या है और उसके क्लॉजेस बता दिए हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट थे, बाकी ज्यादा कुछ न्यूज में नहीं था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरी जो न्यूज हम डिस्कस करेंगे वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई-कॉमर्स रूल्स 2020। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई-कॉमर्स रूल्स 2020 जो है, सो द प्रपोज्ड, अभी हुआ क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई-कॉमर्स रूल्स लेकर के लाए गए थे। अब उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग जो रूल्स थे। अब ये रूल्स क्या कहते हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहली बात जो होती है इस रूल्स में वो है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की बात। लिख लीजिए आप लोग, लिखिए, नोट्स है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रख लीजिएगा। तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो रहेगा तो वो रहेगा टू इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ द रूल्स, मतलब जो स्टेट्स हैं वो रूल्स को फॉलो करें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो करें। तो एक कंप्लायंस ऑफिसर की बात की गई थी विच विल बी एक्टिंग एज अ नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। ये नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन 24/7 कोऑर्डिनेशन के लिए रहना चाहिए विद द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। मतलब कोई अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कुछ कोऑर्डिनेट करना चाहे तो ये जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रहेगा ये कोऑर्डिनेट करेगा विद द अदर बॉडीज एंड ऑल। दिस इज द थिंग, फर्स्ट थिंग विच इज प्रपोज्ड अंडर दीज, आप याद रखिएगा। दूसरी है रजिस्ट्रेशन ऑफ द ई कॉमर्स। जो ई कॉमर्स साइट्स हैं, ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। सो दिस एक एक्चुअली ई कॉमर्स के लिए जो फ्रेमवर्क था कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, ई कॉमर्स को भी उसके अंदर इंक्लूड करते हुए कहा गया कि भैया जो ई कॉमर्स फैसिलिटीज़ हैं, जो ई कॉमर्स एंटिटीज़ हैं, वो सारे जितने भी इनवॉइसेज हैं उन सबको यहाँ पे लेकर के आएंगे और उनका रजिस्ट्रेशन होगा, एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा ई कॉमर्स एंटिटी का विद द DPIIT, जो जो डिप था पहले DIPP, वो अब DPIIT हो गया है, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का वो बन गया है। तो बेसिकली DPIIT के साथ हर ई कॉमर्स उसका रजिस्ट्रेशन होगा एंड जितने भी ऑर्डर प्लेस होंगे ई कॉमर्स साइट पे उसकी डिटेल वो एक साथ डेटाबेस बना करके रखेंगे ई कॉमर्स की फैसिलिटीज़। तो ई कॉमर्स रूल, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स हैं 2020 के, उसके अंतर्गत ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की बात और रजिस्ट्रेशन ऑफ द ई कॉमर्स साइट। तीसरा है प्रोहिबिशन ऑफ द मिस सेलिंग। अब होता क्या है कि कुछ एंटिटीज़ का मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है या मिस इन्फॉर्मेशन देकर उनको बेचा जाता है, तो ऐसे गुड्स या ऐसी सर्विसेज या ऐसी एंटिटीज को जो उनका प्रोहिबिशन करने की बात की जा रही है कि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू या मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जब भी प्रोडक्ट्स का प्रमोट किया जाएगा तो उसको बंद करना चाहिए, ठीक है ना। फिर एक्सपायरी डेट्स के बारे में उन्होंने कहा है कि जो कंज्यूमर है उसको एक्सपायरी डेट्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो चाहे वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे वो प्रोडक्ट्स वाले हों, हर प्रोडक्ट पे इसकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो रहेंगी उनको अपनी इन्वेंट्री में ये मेक श्योर करना है कि एक्सपायरी प्रोडक्ट्स उनके इन्वेंट्री में ना हो और कोई भी प्रोडक्ट ऐसा ना जाए किसी के पास जो एक्सपायरी डेट के बाद का हो। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ई कॉमर्स एंटिटीज़ जो हैं इनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करनी चाहिए, है ना। और दूसरी चीज़ उनको ये करना चाहिए कि एक प्रॉपर फिल्टर मैकेनिज्म हो जो कि गुड्स को आइडेंटिफाई कर सके ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन। वैसे भी आपको पता होगा एक रूल लाया गया था जिसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना मैंडेटरी हो गया है ना। ई कॉमर्स साइट्स पे भी कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना मैंडेटरी हो गया है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि एक ऐसी फील्ड लाओ जिसमें डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं उनको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। ऐसा ना हो कि आप फॉरेन के या बाहर के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते रहो और जो हमारे लोकल यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं या प्रोक्योरर्स हैं, वहाँ से आप कुछ ना लो। सो दैट इज शुड नॉट हैपन। फुल एक फ्री इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके प्रोडक्ट से किसी को नुकसान होता है या फिर आपका प्रोडक्ट इट फेल्स टू डिलीवर द गुड्स और सर्विसेज ड्यू टू नेग्लिजेंट कंडक्टेड बाय सच सेलर, तो उसका जो कंपनसेशन होगा, उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो किस पे बैठेगी, वो उस सेलर पे बैठनी चाहिए ताकि जो कंज्यूमर्स हैं दे आर नॉट एडवर्सली अफेक्टेड इन द इवेंट व्हेन अ सेलर फेल्स टू डिलीवर द गुड्स और सर्विसेज ड्यू टू नेग्लिजेंट। तो सेलर
के ऊपर ही पूरी उसकी फॉल बैक लाइबिलिटी भी आनी चाहिए अगर वो नहीं फुलफिल कर पाता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, या सपोज करो उसको प्रोडक्ट आज देना था, अब वो नहीं दे पाया, लेकिन उसके कारण से काफ़ी नुकसान हो गया जो कंज्यूमर था, तो उसके ऊपर लाइबिलिटी बैठनी चाहिए सेलर के ऊपर। ये भी उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स के अंतर्गत ही कहा है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये आपको याद रखना है इन सब के बारे में। ठीक है, अब डीलिमिटेशन जम्मू कश्मीर की एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो अभी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जम्मू कश्मीर के उनको बुलाया था और वहाँ से एक शेड्यूल बनाने की कोशिश की है फॉर द असेंबली इलेक्शन का, अगर कोई पॉसिबल शेड्यूल हो सके, या उससे पहले जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको किक स्टार्ट करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डीलिमिटेशन होता क्या है। तो ये तो आपको पता होना कि डीलिमिटेशन में क्या होता है कि आप बाउंड्रीज रीड्रॉ करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। जैसे मान लो आप सबने वोट डाला होगा, है ना, आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड हैव कास्टेड योर वोट। एक बार तो आपने वोट डाल ही दिया होगा कि वोट तो मुझे लगता है 2-2.5 साल पहले ही था, और मोस्ट ऑफ यू आर 21 ईयर्स ऑफ एज, तो मतलब 18 तो आप रहे होंगे 3 साल पहले। तो ये वोट आपने डाला होगा मोस्ट ऑफ यू, एंड आपने देखा होगा कि आपकी एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसमें अलग अलग जो बूथ रहते हैं ये सब अलग अलग रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी एक रहती है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग एमपीज़ के लिए भी लोग खड़े होते हैं या फिर एमएलएस के लिए लोग खड़े होते हैं चुनाव के लिए। तो ये जो बाउंड्री सेटअप होती है ना, ये बाउंड्री ऐसा नहीं कि हर साल की जाती है, इसको एक सेंसस के बेसिस पे किया जाता है और यही डिलिमिटेशन होता है। ठीक है ना, मतलब बाउंड्रीज को रिड्रॉ करके असेंबली इलेक्शन से पहले ही आए। ठीक है, अब ये जो एक्सरसाइज होती है डिलिमिटेशन कमीशन उसको कैरी फॉरवर्ड करती है। डिलिमिटेशन कमीशन इज द बॉडी जो कि इसको कैरी फॉरवर्ड करती है। ठीक है, अब डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में थोड़ा पहले आपको बता, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे डिलिमिटेशन कमीशन इज बेसिकली अ पैनल जिसको सेटअप किया जाता है विद द लेजिस्लेटिव बैकअप। तो इसको लेजिस्लेटिव बैकअप के साथ सेटअप किया जाता है और प्रॉपर एक्ट आता है जिसके बाद इसको बनाया जाता है। देयर इज अ प्रॉपर डिलिमिटेशन एक्ट, है ना, ये आपको याद रखना कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन के साथ लेजिस्लेटिव बैकअप के साथ उसको बनाया जाता है। और इसमें मेंबर्स में जैसे रिटायर्ड कोई जज होगा जो कि इसको रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेड्स द डिलिमिटेशन कमीशन। ये आपको याद रखना है कि द रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेड्स दिस डिलिमिटेशन कमीशन, एंड इसमें मेंबर्स जो रहते हैं वो इलेक्शन कमीशन के भी रहते हैं फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड स्टेट के भी इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स रहते हैं। ठीक है ना, अभी नेशनल लेवल में 4 डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टिल डेट। अभी तक 4 डिलिमिटेशन कमीशन नेशनल लेवल में सेटअप की जा चुकी हैं। और डिलिमिटेशन कमीशन कब कब सेटअप की गई थी? 1952 में, 1963 में, 1972 में और 2002 में। तो याद रखिएगा, ये बिल्कुल मैं आपको एकदम बहुत अच्छे से डेटा पूरा सॉर्ट आउट करके ही बताऊंगा मैं, आपको कोई चीज़ ढूंढनी नहीं जानी पड़ेगी। आप जो सुन रहे हैं ये स्टैटिक वाला पोर्शन, आप देख लो ये स्टैटिक का पोर्शन है, लेकिन आपको ऐसे ही स्टैटिक में जो बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अदरवाइज जो बेसिक है लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स हैं वो तो आपको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो 1952, 1963, 1972 और 2002 ये 4 साल थे जब डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप की गई थी। एंड यहाँ पे बेसिकली अगर देखो तो नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे हैव नॉट बीन रिवाइज्ड सिंस 1972, याद रखेगा। और 2002 में इनको फ्रोज कर दिया गया था एट 543 टिल 2026। तो 2026 तक के लिए 543 प्लस 2 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स वाला प्रोविजन था पहले वो रहता था। ठीक है, तो ये आपको पता होगा 2026 के लिए, मतलब अब 2026 के बाद वाला जो सेंसस होगा ना, यानी 2031 का जो सेंसस होगा उसमें उसको रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो थी दैट वाज फिनिश्ड इन 2008 व्हेन द 2001 सेंसस वाज टेकन एज द बेसिस फॉर रीएडजस्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो लास्ट जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की गई थी वो 2008 में की गई थी। सीट्स के नंबर अभी चेंज नहीं किए गए हैं, याद रखिएगा, द नंबर ऑफ सीट्स हैव नॉट बीन चेंज्ड, नंबर हैव बीन फिक्स्ड फॉर टिल 2026। उसके बाद का जो सेंसस होगा यानी 2031 का जो सेंसस होगा उसको बेसिस बनाया जाएगा। अदरवाइज अभी लास्ट में 2001 के सेंसस को बेसिस बना करके 2008 में रीएडजस्ट किया गया था। ठीक है ना, अब यहां पे डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में भी देखो लिखा हुआ है, देखो जी ये भी लिखा गया है। अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई है उसके बारे में आपको बता दूंगा। अब यहां पे देख लो जम्मू कश्मीर का मैंने अलग से लिख दिया है। होता क्या है, द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर इन द पास्ट हैज बीन स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री से थोड़ा सा अलग रहती है इसकी जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है। ठीक है, याद रखिएगा, द डिलिमिटेशन ऑफ द लोकसभा सीट्स इन जम्मू कश्मीर वाज गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट द डिलिमिटेशन ऑफ द स्टेट असेंबली वाज गवर्न्ड बाय द जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पे जो
डिलिमिटेशन फॉर द लोकसभा सीट्स हैं तो वो तो जम्मू कश्मीर का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से होता है, लेकिन जो डिलिमिटेशन फॉर द स्टेट असेंबली होता है दैट वाज डन टिल नाउ बाय द जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता था, और जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1957 में आता उसके थ्रू होता था। और जो असेंबली सीट्स जम्मू कश्मीर के, अब हम असेंबली सीट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है जम्मू कश्मीर से उसका स्टेटहुड लिया गया था जब, तो यहाँ हम असेंबली की बात कर रहे हैं, तो उनकी जो असेंबली सीट्स है उनका डिलिमिटेशन 1963, 1973 और 1995 में किया गया। 1963 1963, 10 साल बाद 1973 और उसके 22 साल बाद 1995 में किया गया था। द लास्ट एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाय जस्टिस के गुप्ता कमीशन। जब लास्ट डिलिमिटेशन हुआ था ना तो के गुप्ता कमीशन थी विच वाज व्हेन द स्टेट वाज अंडर द प्रेसिडेंट रूल एंड इट वाज डन बाय 1981 सेंसस। ये 1981 सेंसस के अंतर्गत हुआ था, है ना, और फिर इसके बाद ही 1996 के इलेक्शन कराए गए थे। तो ये आपको थोड़े से फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं एक्स्ट्रा, लेकिन उनको याद रखिएगा, है ना। एक्चुअली हुआ क्या था कि देयर वाज नो सेंसस इन द स्टेट इन 1991, इसीलिए जो डिलिमिटेशन कमीशन उस समय की गई थी उसने 81 के सेंसस को बेस बनाया गया था, ठीक है ना। एंड इसीलिए 2001 का जब वो लिया गया, सेंसस लिया गया, तो 2008 में ये एक्सरसाइज नहीं की गई, जम्मू कश्मीर के लिए नहीं की गई थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब क्यों दोबारा से न्यूज में आ गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एब्रोगेशन हुआ है फ्रॉम द स्टेटहुड। अब डिलिमिटेशन की जरूरत पड़ेगी, डिलिमिटेशन ऑफ द लोकसभा एंड असेंबली सीट्स फॉर द न्यूली क्रिएटेड यूटी विल बी देयर। इसीलिए 6 मार्च 2020 को गवर्नमेंट ने डिलिमिटेशन कमीशन बनाई, जिसको हेड कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज रंजना प्रकाश देसाई इसको हेड कर रहे हैं। याद रखिएगा, रंजना प्रकाश देसाई विल बी हेडिंग दिस डिलिमिटेशन कमीशन, ये बनाया गया, ठीक है ना। एंड एज पर द जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल, द नंबर ऑफ असेंबली सीट्स इन जम्मू कश्मीर वुड इंक्रीज फ्रॉम 107 to 114। एंड याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन जो बिल था उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ असेंबली सीट्स हैं जम्मू कश्मीर की, दे वुड इंक्रीज फ्रॉम 107 to 114। डिलिमिटेशन कमीशन जो बनाई गई उसको हेड कौन कर रहा है, उसको हेड कर रहे हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो याद रखिएगा, ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, लिखा भी है, इट इज हेडेड बाय रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजना देसाई। इट वाज गिवन एक्सटेंशन 1 ईयर इन मार्च दिस ईयर, ये आपको ये पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे देख लो, ये सीट्स जो है 107 एमएलएज अभी तक थे, अब उनको बढ़ा करके 114 करने की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा मैं थोड़ा डिटेल देना चाहता था, एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी सी वेदर द रिकॉर्डिंग इज हैपनिंग और नॉट, क्योंकि कई बार हमने, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि it is happening, no issues with that। एंड यहाँ पे देखो हाउ द डिलिमिटेशन इज डन, तो इट इज अ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, थोड़ा सा ये भी देख लो, इट इज अ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब स्टैटिक वाली चीज में हम आ गए हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है। आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट सेज दैट पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ डिलिमिटेशन एक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एक्ट आता है, तो पार्लियामेंट जो है वो इनैक्ट करता है डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर सेंसस दैट इज हेल्ड आफ्टर 10 ईयर्स। तो हर 10 साल के बाद डिलिमिटेशन कमीशन जो रहेगा डिलिमिटेशन एक्ट के थ्रू उसको सेटअप किया जाएगा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। एंड यूनियन गवर्नमेंट जो रहती है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिलिमिटेशन कमीशन विच इज हेडेड बाय द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। द कमीशन एग्जामाइंस द पॉपुलेशन डेटा, existing constituencies, number of seats to be analyzed, holds meeting with the stakeholders and submits its recommendation, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखो आप लोग के सामने, आई विल बी कॉपीइंग दिस एंड आई विल बी पेस्टिंग दिस इन द नोट्स एज वेल। आप वहां पे, कल किसी ने मुझे सजेशन दिया था कि मैं उसमें गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूं और आप लोग वहां से अपडेटेड वर्जन देख सकते हैं, तो आई विल बी डूइंग दैट, और लिंक आपको मैं व्हाट्सएप में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। अभी जो वीडियोस चलेंगे मैं ऑलरेडी बता चुका, मंथली अपन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा, कई लोगों ने कहा था कि सर इसमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे में सब्जेक्ट वाइज में चलेंगे तो मज़ा आएगा। जब भी करेंगे 3 से 4 लेक्चर एक सब्जेक्ट के रखा करेंगे, जैसे अभी पॉलिटी कर रहे हैं ना, तो एक दो लेक्चर और पॉलिटी के रखेंगे, फिर अपन थोड़ा शिफ्ट भी करा करेंगे, नहीं तो फिर आप बोर हो जाओगे। तो बीच में मिक्सअप करेंगे ना तो मज़ा आएगा, है ना। बाकी चीज़ें कभी लाइव सेशन हुआ तो उसमें डिटेल्स में आपको बता दूंगा।
फिर आगे मैं अगला टॉपिक उठाता हूं। अभी जम्मू कश्मीर का क्लियर हो गया ना, ये डिलिमिटेशन वाला एक्सरसाइज क्लियर हो गया ना। अब हम आते हैं बीआरओ के बारे में आते हैं। बीआरओ क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1960 में बनाया गया था, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू समय थे। और जब इसको बनाया गया था एक्चुअली, तो इसका जो मेन एम था वो था कि जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, जो थोड़ा कट ऑफ वाला रीजन था, तो नॉर्थ ईस्ट इस वाले पार्ट को थोड़ा कनेक्टिविटी अच्छी रखनी थी। नॉर्थ में आपका जम्मू कश्मीर और ये सारा रीजन था, और नीचे आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला सारा रीजन था, तो वो आपको कनेक्ट करना था प्रॉपरली। एंड ये जो बीआरओ है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, सबसे पहली चीज। दूसरा फैक्ट आपको जो याद रखना है, तो दो फैक्ट अभी मेन हो गए। एक तो इसका फॉर्मेशन ईयर जो कि 1960 है, और दूसरा इसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत होना। दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप इसको याद रखेगा। एंड बीआरओ जो है वो नेबरिंग कंट्रीज के लिए भी रोड्स बनाता है, इसलिए कभी अगर यूपीएससी ने आपसे बोल दिया कि ये केवल इंडिया के लिए रोड बनाता है, तो नहीं। म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ऐसी कंट्रीज जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज में भी ये जाकर के कंस्ट्रक्शन रोड्स का बॉर्डर एरियाज में करता है। तो ये आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। आई होप यू आर क्लैरिटी। अगला टॉपिक है रिक्यूजल ऑफ जजेस। अगर ये टॉपिक आपसे यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकता है कि रिक्यूजल ऑफ जजेस से आपका क्या मतलब है, तो रिक्यूजल ऑफ जजेस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वनसेल्फ एज अ जज और पॉलिसी मेकर इन अ पर्टिकुलर मैटर, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखो होता क्या है कि कई बार जजेस ऐसी कंडीशन में पड़ जाते हैं कि जब उनका कोई रिलेटिव ही सामने खड़ा हो, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि जज अगर बहुत हाई इंटीग्रिटी का है, तो वो क्या कहता है, वो बोलता है कि भैया मुझे इस केस से रिक्यूजल चाहिए। रिक्यूजल मतलब कि मुझे अपना रिमूवल चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि चूंकि ये बंदा मेरी पहचान का है, इसलिए मैं इसके अगर मैं कोई जजमेंट लूंगा तो उसको बायस्ड जजमेंट माना जाएगा। दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड अनबायस्ड जजमेंट। इसीलिए जो जजेस की गरिमा है, जो जुडिशरी की गरिमा है, उसको मेंटेन रखने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि ऐसे केसेस से जो जज है वो अपने आप को रिक्यूज कर ले या वहां से रिमूव कर ले। तो यहाँ पे एक बहुत फेमस एग्जांपल है, एचएस कपाड़िया जी का एग्जांपल, जिनकी बेटी केस लड़ रही थी और शी वाज रिप्रेजेंटिंग आई थिंक रिलायंस इंडिया ग्रुप, रिलायंस को रिप्रेजेंट कर रही थी वो। तो एचएस कपाड़िया के सामने जब वो पहुंची, मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, एचएस कपाड़िया जी के सामने जब वो पहुंची तो ही सेड दैट आई वांट रिक्यूजल फ्रॉम दिस केस बिकॉज शी इज माय डॉटर एंड व्हाटएवर आई विल से विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ अनबायस्ड थिंग। जो भी मैं कहूंगा उसे अनबायस्ड तरीके से नहीं लिया जाएगा। एंड यहाँ पे एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर जज के ऊपर ही ये सवाल खड़े कर दिए जाएं कि आपका इससे फायदा हो रहा था, तो ऐसी कंडीशन से वो बचने की कोशिश करते। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी यही कहता है कि ऐसे कंडीशन में जब जज अ पर्सन कैन नॉट बी अ जज इन हिज ओन केस, है ना, अपने खुद के केस में व्यक्ति जज नहीं बन सकता है। अपने केस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन आप खुद के केस में जज नहीं बन सकते। ये बेसिक फिलॉसफी जो है वो जुडिशरी की है। दैट इज द रीजन व्हाई जजेस जो है खुद को रिक्यूज कर लेते हैं, रिक्यूजल होता है उनका। दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। अगला जो टॉपिक हम देखेंगे वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का। कुछ बेसिक चीजें आपकी निपट जाएंगी आज के इस इसके बाद, है ना। तो ये सारी चीजें भी क्या पढ़ना तो है ही। आप ये नहीं बोल सकते कि सर 2 साल यूपीएससी ने नहीं पूछा तो तीसरे साल भी नहीं पूछेगा। इस साल अगर यही सब पूछ लिया तो फिर आप क्या करोगे, है ना। तो बेसिक जो हम पढ़ सकते हैं वो बिल्कुल पढ़ते रहो। कई लोग मुझे मैसेज कर देते हैं कई बार कि सर आपने वो क्यों पढ़ा दिया, वो टॉपिक क्यों बता दिया सर, मेरा 5 मिनट चला गया, मेरा 2 मिनट चला गया। यार एक बात बताओ, अगर कल को ये एग्जाम में आ गया और आपने रिवीजन नहीं किया था तो ये बनेगा सब लोगों से और आप अपने आप को कोसोगे। मैंने पहले भी कहा था, आपका सिलेक्शन उन क्वेश्चंस की वजह से नहीं रुकता है जो किसी से नहीं बन रहा है, आपका सिलेक्शन उस क्वेश्चंस की वजह से रुकेगा जो सबसे बन रहा है और आपने उसको गलत कर दिया। अगर आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया जो सबने सही किए ना, तो फिर आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल कोताही नहीं बरतना है, जल्दी से पढ़ के निकाल लेना है इन लोगों को, है ना। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में देख लें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, बाकी तो मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको दूंगा, लेकिन याद रखिएगा 2 मेजर एक्ट्स हैं जिनको ये मॉनिटर करता है, 2 स्पेशल लॉज हैं जिनको ये देखता है। एक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का, जिसको हम फेमा एक्ट बोलते हैं, और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको हम 2002 का पीएमएलए एक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो ओरिजिन है डायरेक्टरेट का, वो 1 मई 1956 को जाता है, जब इन्फोर्समेंट यूनिट बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत। 1 मई 1956 की डेट है, इन्फोर्समेंट यूनिट बनाया गया, और ये इन्फोर्समेंट यूनिट बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत, ठीक है ना। और जब ये बनाया गया था तो इट वॉज फॉर हैंडलिंग द एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1947। तो 1947 का फेरा एक्ट था जिसके अंतर्गत इसको बनाया
बनाया गया था, जिसके केसेस को देखने के लिए उसको बनाया गया था। फिर एक साल बाद यानी कि 1957 में इसी इन्फोर्समेंट यूनिट का नाम बदल करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसका डिपार्टमेंट चेंज कराया गया तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है ना। तो दो चीजें की गई, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किया गया, लेकिन वो 1960 में किया गया, और नाम इसका इन्फोर्समेंट यूनिट से हटा करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किया गया, वो 1957 में ही कर दिया गया, ठीक है ना। एंड एक और चीज है कि ये अगर आपसे कोई पूछे यूपीएससी कि क्या ये इन दोनों डिपार्टमेंट्स के अलावा किसी अंदर कंट्रोल में रहा है, तो 1973 से 1977 के बीच में ये याद रखिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर भी रहा है। 1973 से 1977 तक ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंतर्गत भी रहा है फॉर द शॉर्ट पीरियड। तो ये ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में ही बस रहा है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंतर्गत भी रहा है 4 सालों के लिए, 1973 से 1977 तक। अब इसके पावर्स आपको पता होना चाहिए कि फेमा जो है वो सिविल लॉस की पावर देता है, जुडिशियल पावर्स देता है, क्वासी जुडिशियल पावर्स देता है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग सस्पेक्टेड कॉन्ट्रवेंशंस एंड एक्सचेंज कंट्रोल लॉज। जो एक्सचेंज कंट्रोल से रिलेटेड लॉज है उनके केस में जो सस्पेक्ट होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, पेनल्टी इंश्योर कर सकता है, जो भी गिल्टी पार्टी रहेगी उसके ऊपर पेनल्टी। तो सिविल लॉ है, और ये याद रखेगा कि फेमा जो है वो सिविल लॉ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। दूसरा जो पीएमएलए है वो क्रिमिनल लॉ है। पीएमएलए इज ए क्रिमिनल लॉ जहां पे ऑफेंसेस जो रहते हैं, ऑफिसर्स जो रहते हैं, दे आर एम्पावर्ड टू कंडक्ट इंक्वायरीज, एंड इसके बाद जो भी पनिशमेंट रहती है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या इन सब के कारण जो पनिशमेंट रहती है वो पनिशमेंट का प्रावधान है, इट्स अ क्रिमिनल लॉ। तो फेमा इज अ सिविल लॉ वाइल पीएमएल इज अ क्रिमिनल लॉ। अच्छा, आपको सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में थोड़ा डिफरेंस पता है? देखो सिविल लॉ क्या होता है, जिसमें पिक्यूनरी फाइन हो, यानी कि जिसमें पेनल्टी पैसे के रूप में रहे या कंपनसेशन के रूप में रहे, या फिर आपको कुछ पार्ट हिस्सा देना हो या आपको कुछ उसका रख रखाव करना हो। बेसिकली ये जो पनिशमेंट्स रहती है सिविल लॉ में आती है। सिविल लॉ के केसेस होते हैं जैसे कि मैरिज डिवोर्स के जो केसेस रहते हैं सिविल केसेस में आते हैं। वहीं जो क्रिमिनल केसेस हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, आपका साइबर हैकिंग हो गया, या आपका मर्डर हो गया, ये आपकी चोरी हो गई है ना, या आर्म्स एक्ट हो गया 25-27, इस तरह के कुछ आर्म्स एक्ट रहते हैं। तो जैसे ये सारे जो केसेस रहते हैं ये आपके क्रिमिनल एक्ट कहलाते हैं, और बाकी जो है वो सिविल लॉ के अंतर्गत आते हैं। जो मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, ठीक है, सेपरेशन हो गया, तो ये आपको याद रखना है। वहीं पे हम ईडी के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स ऑफिसर्स आते हैं, जैसे कि कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज के, इनकम टैक्स के, पुलिस के, डिप्यूटेशन में आते हैं ये सारे लोग, ठीक है ना। तो ये आपको तो बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट 2018 में लाया गया था, 2018 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट आया था, तो उसमें जो फ्यूजिटिव्स हैं उनको प्रोसेस करने का काम भी ईडी के पास ही है। तो ईडी जो है वही प्रोसेस करता है जो फ्यूजिटिव्स रहते हैं। एंड इसके अलावा जो कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जिनमें ये स्पॉन्स केसेस को देखता है, जैसे कि आपको कोफे पोसा का हो गया, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, कोफे पोसा 1974 हो गया, तो इन सब के उसको भी देखता है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अब ईडी के पास मतलब ये है कि ट्रायल को एक्सपीडाइट करने के लिए जो पीएमएलए का सेक्शन 4 है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कैन डेजिग्नेट वन और मोर सेशन कोर्ट्स एज स्पेशल कोर्ट्स। तो याद रखिएगा पीएमएलए के केसेस को एक्सपीडाइट करने के लिए पीएमएलए के अंदर सेक्शन 4 जो है वो ये बोलता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के साथ बातचीत करके किसी सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट में कन्वर्ट कर सकती है। और ये जो स्पेशल कोर्ट होता है इसको पीएमएलए कोर्ट कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया, चूंकि ये पीएमएलए का सेक्शन 4 है, वो बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के साथ मिलकर के किसी भी उसको करवा सकती है स्पेशल कोर्ट के रूप में, बट ये पीएमएलए कोर्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। और अपील जो है इनके सिविल उनकी कोर्ट की वो आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं। द अपील ऑफ द पीएमएलए कोर्ट कैन गो टू द हाई कोर्ट, ये आपको बेसिक याद रखना है, ठीक है। सीसीआई के बारे में अगला जो टॉपिक है वो है सीसीआई। थोड़ा बता दूं, सीसीआई का मतलब है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक एक्ट के थ्रू बनी थी। एक्ट का नाम है द कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002, और ये बॉडी 2002 के एक्ट के थ्रू जरूर बनी थी, लेकिन ये पूरी कॉन्स्टिट्यूट ही तो 2009 में। तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2009 एंड कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तो ये
2002 के थ्रू ये बॉडी आई थी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जब ये 2002 में एक्ट आया था, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में जब ये आया था, तो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को हटाया गया था। उसके पहले एक्चुअली जो कॉम्पिटिशन एक्ट था, उसके पहले जो एक्ट काम करता था वो था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट, ठीक है ना, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट चलता था, ठीक है। इसको हटा करके लाया गया, और इसको हटाया गया एक कमेटी के रिकमेंडेशन से जिसका नाम है राघवन कमेटी, ठीक है ना। द नेम ऑफ द कमेटी विच सजेस्टेड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 विद द कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002, तो दैट वाज डन थ्रू द राघवन कमेटी। एक्चुअली इसका मोटिव ये भी था कि एक निगेटिव कॉनोटेशन से पॉजिटिव कॉनोटेशन की तरफ जा रहे थे, मतलब कि एक मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस नाम था, वो निगेटिव कॉनोटेशन था। और वहीं पे अगर हम बोले कॉम्पिटिशन एक्ट, तो इट्स अ पॉजिटिव कॉनोटेशन की कॉम्पिटिशन की भावना को प्रमोट करना है, लेवल प्लेइंग फील्ड को प्रमोट करना है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक जो काम है ये कंपटीशन कमीशन के ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपटीशन एक्ट 2002 के बारे में मैंने लिखा भी है कि क्या क्या इसमें प्रावधान है। तो इसमें वही प्रावधान है कि इट प्रोहिबिट्स द एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन बाय द एंटरप्राइज, जैसे गूगल के ऊपर भी अभी इन्होंने लगाया था। तो ये कहते हैं कि भैया आप अपनी पोजीशन का दुरुपयोग ना करें, है ना, आप अपनी पोजीशन का अब्यूज ना करें। एंटी कॉम्पिटिटिव सेंटिमेंट्स को ये बिल्कुल निगेट करते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, इसमें याद रखिएगा द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये दो बॉडीज और बनाई गई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, जहां पर केसेस जाते हैं, अपील वाले केसेस जाते हैं, ठीक है ना। एंड गवर्नमेंट रिप्लेस्ड कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल विद द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इन 2017। तो पहले इसमें कॉम्पैट था, यानी कि कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल था, लेकिन 2017 में जब NCLAT का प्रावधान हुआ, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का काम बात हुई, तो 2017 में फिर इन्होंने इसको कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को रिप्लेस कर दिया था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देख लेते हैं। कॉम्पिटिशन कमीशन जो है इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, याद रखिएगा, एक चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स होते हैं एज पर द कॉम्पिटिशन एक्ट, एंड दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है। ये जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स रहते हैं, 1 चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स आर देयर एंड दे शुड बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी आपको याद रखना है। इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी विच गिव्स ओपिनियन टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एंड ऑल्सो डील्स विद अदर केसेस। तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, दूसरे बॉडीज को जरूर एडवाइस या सजेशंस देती रहती है, ये है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और फंक्शंस में वही है, एलिमिनेट द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एडवर्स इंपैक्ट ऑन कंपटीशन, मतलब ऐसी कोई प्रैक्टिस ना हो जिसका एडवर्स इंपैक्ट पड़े कंपटीशन पे। टू गिव ओपिनियन ऑन कॉम्पिटिटिव इशू, कॉम्पिटिटिव इशूज़ पे अपने ओपिनियन देती है। ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर कंज्यूमर वेलफेयर का काम करते हैं, हेल्दी कॉम्पिटिशन को इकोनॉमिक एक्टिविटी से मेंटेन करने का काम करते हैं, कॉम्पिटिशन वाली पॉलिसीज़ को अप्लाई करवाते हैं, ensures smooth alignment of sectoral regulatory law in tandem with the competition law, यानी कि जो रेगुलेटरी लॉ है वो कंपटीशन लॉ के साथ उसके टैंडम में रहे। ऐसा ना हो कि कंपटीशन लॉ कुछ और बोल रहा है और आपका जो कहना चाहिए रेगुलेटरी लॉ है कुछ और बोल रहा है, ठीक है। दैट दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट एंड इट एक्ट्स एज एन एंटी ट्रस्ट वॉच डॉग फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली वही वाली बात है कि डिफेंड करती है ऐसी बॉडीज को बड़े कॉर्पोरेशंस के अगेंस्ट। जो छोटे कॉर्पोरेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी CCI का है। एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग अपने डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ ना करें, मिसयूज़ ना करें बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़, ठीक है ना। ये बिल तो मैं कल डिस्कस करूंगा क्योंकि ज़्यादा बिल भी अगर हो जाते हैं, नहीं चलो मैं आज बता देता हूँ आप लोग को, बिल बता देता हूँ। इनलैंड वेसल्स बिल 2021। तो ये इनलैंड वेसल्स बिल 2021 क्या है? एक्चुअली में इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917 का था, इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917 का था, उसको रिप्लेस करेगा ये इनलैंड वेसल्स बिल 2021, इनलैंड वेसल्स बिल 2021, ठीक है ना। अब ये जो बिल जो है इट इज फॉर द रेगुलेटिंग द सेफ्टी सिक्योरिटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द इनलैंड वेसल्स। तो ये किसके रिगार्डिंग है? सेफ्टी सिक्योरिटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द इनलैंड वेसल्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इनलैंड वेसल क्या होते हैं? तो कुल मिलाकर के इनलैंड वेसल्स वो वेसल होते हैं जो इनलैंड वाटर बॉडीज में मूव करते हैं। सिंपल सी बात है, इनलैंड वाटर बॉडीज क्या हैं? जो इंडिया के अंदर की, मतलब इंटरनेशनल वाटर्स में हम ना जाएं, अगर इंडिया के अंदर रिवर्स का यूज करके अगर हम मूवमेंट करें तो इनलैंड मूवमेंट कहलाते हैं, इनलैंड वेसल्स के थ्रू होता है। अब ये जो देखो क्या है कि ओरिजिनल जो एक्ट है वो 1917 का एक्ट है। 2007 में इसमें कुछ अमेंडमेंट जरूर हुए थे, बट अभी भी ओरिजिनल 1917 का एक्ट चल रहा है। 2007 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसके बाद इनलैंड वेसल्स
अमेंडमेंट एक्ट 2008 लाया गया था जिसको हम बोलते हैं, अब इनलैंड वेसल्स बिल 2021 लाया जा रहा है जो कि पूरी तरह से रिप्लेस करेगा. नाउ दिस विल बी रिप्लेसिंग इट इज नॉट एन अमेंडमेंट, द न्यू बिल इज द रिप्लेसमेंट ऑफ दैट, है ना. तो यहाँ पे थोड़े से फीचर्स बता दूं. द की फीचर ऑफ द बिल इज अ यूनिफाइड लॉ फॉर द इंटायर कंट्री इंस्टेड ऑफ अ सेपरेट रूल फ्रेम्ड बाय द स्टेट्स. तो पहले क्या थे, इनलैंड वाटर बॉडी के अलग अलग स्टेट्स अलग अलग रूल बना रहे थे, अब ये एक बिल रहेगा दैट विल बी यूनिफाइड फॉर द इंटायर कंट्री. ठीक है ना. द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर द प्रपोज्ड लॉ विल बी डीम्ड टू बी वैलिड इन ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज. मतलब अब एक चूंकि बिल एक बॉडी है इसलिए जो भी सर्टिफिकेट्स या रजिस्ट्रेशन होगा दैट विल बी डीम्ड टू बी वैलिड इन ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज. तो इसमें सेपरेट अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. द बिल प्रोवाइड्स फॉर अ सेंट्रल डेटाबेस फॉर रिकॉर्डिंग द डिटेल्स ऑफ वेसल रजिस्ट्रेशन क्रू ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल. तो ये बिल बोलता है कि भैया एक सेंट्रल डेटाबेस बनाया जाएगा for recording the details of the vessel registration crew and on an electronic portal. तो ये आपको याद रखना है, that is the thing which is important for कि एक डिसेंट्रल डेटाबेस रहेगा जिसमें डिटेल्स रिकॉर्ड की जाएंगी वेसल्स की, वेसल रजिस्ट्रेशन का, क्रू, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल का. ठीक है ना. एंड ऑल नॉन मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स will also have to be enrolled. ठीक है ना. तो जितने भी नॉन मैकेनिकली वेसल, let me attach the charger with this, है ना. इसकी भी लिमिटेशन है ना रिकॉर्डिंग की भी. सो फॉर दैट रीजन समटाइम्स इट हैपन्स कि इट सेज दैट बैटरी इज लो. ओके, सो all the non-mechanically propelled vessels will also have to be enrolled at the district, तालुक और पंचायत एंड विलेज लेवल. तो जितने भी non-mechanically propelled vessels हैं, non-mechanically propelled vessels को भी रजिस्टर किया जाएगा. अब आप लोग देखो, मैंने आपके लिए 1917 वाला एक्ट खोल दिया है. तो इसमें देखो लिखा है इनलैंड वाटर. देखो लिखा है ना ऊपर, इनलैंड वाटर मीन्स एनी कैनाल, एनी रिवर, लेक और नेविगेबल वाटर विद इन द स्टेट. तो इनलैंड वाटर्स का मतलब है कोई कैनाल, रिवर, लेक या कोई भी नेविगेबल वाटर जो कि विद इन द स्टेट हो. ठीक है ना. इसके अलावा देखो लिखा है मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स. मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स मीन्स एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ वेसल प्रोपेल्ड होली और इन पार्ट बाय इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम और अदर मैकेनिकल पावर इंक्लूडिंग डम वेसल टोड बाय मैकेनिकली प्रोपेल्ड थिंग्स. ये आपको याद रखना कि मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल मतलब किसी भी तरीके की मैकेनिकल पावर का यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, स्टीम का यूज़ करके जब वो वेसल चलेगा तो मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल होगा. अदरवाइज अगर आप इनमें से चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो नहीं कहलाएगा. एक और चीज़ याद रखिएगा कि इसमें इनलैंड जो वेसल्स हैं इस एक्ट के अंतर्गत, उसमें वो शिप्स या फिशिंग वेसल्स इंक्लूडेड नहीं है मर्चेंट, जो कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के अंतर्गत है. तो मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंतर्गत आने वाले जो फिशिंग वेसल्स हैं वो इसका पार्ट नहीं बनते हैं. तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता था, वो आप याद रखिएगा. ठीक है ना. एंड यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनलैंड वाटरवेज का क्या मतलब होता है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको दिखा दी. तो यहाँ पे जो नया एक्ट है, इट इनलार्जेस द डेफिनेशन ऑफ इनलैंड वाटर्स बाय इंक्लूडिंग द टाइडल वाटर लिमिट एंड नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो इनलैंड वाटर्स हैं, इनलैंड वाटर्स में इसकी लिमिट को बढ़ाया जा रहा है. अब इसमें टाइडल वाटर को भी इंक्लूड कर रहे हैं और नेशनल वाटरवेज को भी इंक्लूड कर रहे हैं. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा. ठीक है ना. ये है आपका इनलैंड वेसल्स एक्ट, इसके बारे में मैंने आपको बताया. अब यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज यानी कि जो हमारे नेशनल वाटरवेज है उनके बारे में थोड़ा बता दूं कि अभी जो अगर हम एज पर द नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 की बात करें तो 111 वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज. तो 111 वाटरवेज को डिक्लेयर किया जा चुका है. अब बने कितने उसकी बात हम नहीं करेंगे अभी. अभी मेन जो 5-6 हमारे हमको पता है वो मैं आपको बता दूं. इंपॉर्टेंट जो वाटरवेज अभी स्टार्टिंग के हैं, सबसे पहला जो नेशनल वाटरवे 1 है, द नेशनल वाटरवे 1, ये आपको दिख रहा है, दिस इज द पार्ट, दिस इज द गंगा वाला पार्ट. एंड यहाँ पे ही आपका नेशनल वाटरवे 1 आता है. दिस इज द नेशनल वाटरवे 1. ठीक है. एंड लेट मी शो यू अनदर मैप जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है, उसको मैं आपको दिखा दूँ. तो अभी जो मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल लेटेस्ट मैप है. देयर आर 13 नेशनल वाटरवेज विच आर ऑपरेशनल एज ऑफ नाउ. यहाँ पे नेशनल वाटरवे 1 देख लो. देखो ये जो नेशनल वाटरवे 1 है इसमें देखो इंक्लूडेड है 1620 किलोमीटर की लेंथ है. गंगा भागीरथी हुगली के बीच में, हल्दिया से इलाहाबाद का जो रेंज है उसके बीच में आता है. गंगा, भागीरथी और हुगली इसमें इंक्लूडेड है. नेशनल वाटरवे 2 जो है वो यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, 891 किलोमीटर का है. नेशनल वाटरवे 3 जो है वो आपका ये बिल्कुल साउथ में, ये इधर दिखेगा जहाँ पे आपका ये लिखा दिख रहा है. नेशनल वाटरवे 3 में वेस्ट कोस्ट कैनाल, चंपारण
चंपाकारा एंड उद्योग मंडल। तो वेस्ट कोस्ट कैनाल, चंपाकारा कैनाल और उद्योग मंडल कैनाल, ये 3 कैनाल है, 205 किलोमीटर का लेंथ है यहाँ पे। ये नेशनल वाटरवे 3 है। फिर नेशनल वाटरवे 4 की अगर हम बात करें तो ये यहीं पे है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कृष्णा, दिस इज द कृष्णा वाला पोर्शन, ये है ना कृष्णा रिवर, तो ये कृष्णा पे ही है नेशनल वाटरवे 4। नेशनल वाटरवे 5 की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल आपका नेशनल वाटरवे 5 अभी ऑपरेशनल नहीं है, यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। नेशनल वाटरवे 10 दिखा रहा है डायरेक्टली, जो कि अंबा रिवर पे है। वैसे यहाँ पे 6 बन रहा था आपका इस वाले पार्ट में, ये आपका मणिपुर वाले जहाँ बराक रिवर आती ना, तो छठवां जो वाटर ये है नेशनल वाटरवे, वो यहाँ बन रहा था। ये भी आप याद रख सकते हैं, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यू कैन रिमेंबर। ये अभी बिल्कुल नया लेंथ और लिंक्स जो रहेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे नेशनल वाटरवे 10 जो है वो अंबा रिवर पे है। नेशनल वाटरवे 10 यहाँ पर अंबा रिवर, दैट इज इन दिस पोर्शन, आप महाराष्ट्र वाला पोर्शन में है अंबा, ये नेशनल वाटरवे 10 देख सकते हैं, ये दिस इज द महाराष्ट्र पोर्शन, अंबा रिवर। नेशनल वाटरवे 83 फिर है राजपुरी क्रीक, याद रखिएगा, दिस इज द राजपुरी क्रीक, ये भी आपका कहां पे है, ये आपका महाराष्ट्र वाला रीजन ही है। राजपुरी क्रीक भी इज आल्सो इन द महाराष्ट्र रिवर वाला रीजन। एंड नेशनल वाटरवे 85 इज देन रेवा दंडा क्रीक, कुंडालिका रिवर। तो रेवा दंडा क्रीक और कुंडालिका रिवर 90 नेशनल वाटरवे 85, लेट मी शो यू दैट एज वेल। तो ये आपको दिख रहा हो, ये भी महाराष्ट्र वाला रीजन है, देखो ये कुंडालिका, नेशनल वाटरवे 85, 83 और 10 अंबा हो गया, 83 राजपुरी क्रीक हो गया और 85 कुंडालिका हो गया, ये आपका महाराष्ट्र वाले रीजन में। फिर आपके 91 आता है, नेशनल वाटरवे 91, जो कि शास्त्री रिवर एंड जयगढ़ क्रीक सिस्टम के बीच में आता है। तो नेशनल वाटरवे 91 जो है वो आपका जयगढ़, ये आपका ये इस वाले रीजन में बिल्कुल यहाँ पर आप देखो, दिस इज द पार्ट, ये भी आपका थोड़ा सा ये आप महाराष्ट्र ही बोलेंगे, दिस इज योर महाराष्ट्र ओनली। तो 85, 83, 91 ये भी हमने देख लिया महाराष्ट्र का है। तो नेशनल वाटरवे 10 अंबा, नेशनल वाटरवे 83 राजपुरी क्रीक, 85 कुंडालिका, 91 आपका ये आपका आ गया किसमें, शास्त्री, ये भी आपका महाराष्ट्र में ही आ गया। फिर आपका मांडोवी गुजरात गोवा वाले रीजन में है, ये अब छोटा सा गोवा आपका दिख रहा है ना, 68 नेशनल वाटरवे 68 जो है ये गोवा वाले रीजन में है। ये मांडोवी रिवर जिसमें उस गांव ब्रिज आता है आपका, वो मांडोवी रिवर का नेशनल वाटरवे 68 है, वो आपका गोवा में आता है, ठीक है ना। फिर नेशनल वाटरवे 111 ये भी जुआरी रिवर पर है, मांडोवी और जुआरी दोनों ही आपकी गोवा के रिवर्स हैं, इनको याद रखेगा। एंड नेशनल वाटरवे 73 आपका नर्मदा रिवर पे है, ये महाराष्ट्र वाले रीजन, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में है, नेशनल वाटरवे 73। फिर नेशनल वाटरवे 100 आपका तापी में है, ये भी आपका देख रहे हो तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात वाले पार्ट में तापी वाला भी है। और 97 जो है नेशनल वाटरवे वो सुंदरबंस वाले पार्ट में है। तो ये एक मैप है, ये मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में अभी आप लोग के साथ, तो आप लोग अपना जब व्हाट्सएप ग्रुप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये थोड़ा पुराना मैप है ना, अपन अपडेट कर देंगे, नया मैप मैं आपको भेज देता हूँ। ये 5th वाला जो था वो ईस्ट कोस्ट कैनाल वाला रीजन था, अभी ये चालू नहीं होगा शायद, इसलिए इसका नाम नहीं लिखा था, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, है ना। अभी तो बहुत सारे लेक्चर्स बनने हैं, तो जस्ट शुरुआत हुई है, धीरे धीरे हम पेस अप हो जाएंगे, जैसे जैसे जनवरी फरवरी आता जाएगा आपका सब कुछ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, आप रिलैक्स फील करने लगोगे जैन फेब तक, है ना। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी आप आराम से पढ़ो चीज़ें, स्टैटिक पे ध्यान दो। मुझसे कोई डाउट रहा करे तो आप मैसेज कर लिया करो, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लो, जहाँ पूछना है पूछो, लेकिन स्टैटिक करते रहो, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।